नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज इस वीडियो के लास्ट में एक बात करना है, कुछ आगे के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर के, तो उस पर मैं बात करूंगा आगे। और कभी कभी बड़ा हंसी लगता है, बहुत मजाकिया टाइप का लगता है। कई लोग फ़ोन करते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं कि सर वीडियो देखना ज़रूरी है क्या, सर टेस्ट देना ज़रूरी है क्या, सर पीडीएफ पढ़ना ज़रूरी है क्या। और फ़ोन भी करते हैं और मैसेज भी करते हैं। तो मेरे को तो कई बार मैं बता चुका हूँ कि आप पीडीएफ पढ़ें ना पढ़ें, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा भी जो मैं बताया हूँ कि टेस्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेस्ट। आपका वीडियो के बाद अगर कोई सेकेंडरी चीज़ है तो है टेस्ट, और टेस्ट को आपको मतलब देना ही चाहिए। तो जो लोग दिए हैं वो लोग, जो लोग ज्वाइन किए हैं वो लोग बड़े ध्यान से देंगे, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग उम्मीद करता हूँ कि कर लेंगे और उसको भी ध्यान से देंगे, ताकि जांच सकें। क्योंकि देखिए, धाराएं हैं और कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहने वाली नहीं। और आपके दिमाग में जब नहीं रहेगी तो चीज़ों को आपको रिवाइज करने के लिए, फिर से याद करने के लिए, या फिर याद हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए टेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो टेस्ट दो तीन चीज़ें आपको करके देता है। एक तो आपका रिवीजन करा देता है, दूसरी बात कि आप किस सेक्शन में वीक हैं उस सेक्शन को आपको बता देगा, पता चल जाएगा कि इस सेक्शन में वीक हूँ तो इसको मेरे को पढ़ना चाहिए। तीसरी बात, एक चीज़ और करता है आपको टेस्ट एक चीज़ और करता है कि आप जिस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत जानते हैं और उसको आप एक उम्मीद के साथ वहाँ पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन भगवान की कृपा से गलत हो जाए, मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो फाइनली आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे को इस तरीके से सही कर सकती हूँ। तो टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोग फिर भी इसी बात को बार बार पूछते हैं, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। मेरे को तो एक कहानी याद आता है। छोटा सा एक महिला थी, तो उस महिला को कुछ समस्या थी, तो समस्या के निवारण के लिए डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिखे और उसके बाद बोले कि भाई तुम्हें मीठा नहीं खाना है। वो महिला बड़ी मतलब उस टाइप की थी, लोभी किस्म की थी, तो और मीठे की बड़ी शौकीन। तो डॉक्टर से पूछी कि मीठा नहीं खाना है डॉक्टर साहब, तो फिर मैं दूध पी सकती हूँ कि नहीं। तो डॉक्टर बोला कि भाई दूध मीठा रहता है लेकिन पी सकती हो। फिर उसके पास पूछी कि डॉक्टर साहब मेरे मोहल्ले में रेस्टोरेंट है, होटल है, मिठाई वाला है जो कि पेड़े बनाता है, उसमें बहुत हल्का सा चीनी डालता है, तो क्या मैं वो खा सकती हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले, फिर मन ऐसे सोचा, फिर बोले कि हाँ ठीक है, खा सकती हो। फिर धीरे धीरे वो चाय तक पहुंच गई, और उसके बाद वो समझिए कि मिश्री तक पहुंच गई। और डॉक्टर भी बार बार पूछा जाए तो परेशान हो गया, तो बोला कि मिश्री भी खा सकती हो। शुरू में वही डॉक्टर मना किया था कि तुम नहीं खा सकती मीठा। तो यही चीज़ें हैं, बार बार अगर आप पूछेंगे तो चीज़ों को मेरे को कितना मैं बहस करूँगा, चीज़ों को मेरे को हटना ही पड़ेगा वहाँ से। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि भाई न ये ज़रूरी न वो अहम है, न ये ज़रूरी न वो अहम है, ये दुनियादारी, ये रोटी, ये खाना, ये नहाना, ये सोना, सब वहम है, सब वहम है। तो अगर आप सब इस चीज़ों को वहम मानते हैं तो फिर आपको कुछ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं निकालना है तो टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, ये तो बातें रही, जो मुझे को मैसेज आया था तो मेरे को याद आ गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं अध्याय 6 से। हमने धारा 30 तक देख लिया था, क्या पढ़ रहे थे वो भी मैं वो है ना, ये आपका बाल किशोर न्याय अधिनियम वाला जो है, उसमें धारा 30 तक हमने पढ़ लिया था। अब अध्याय 6 पढ़ेंगे, और अब थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा ये, देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हम समझाने लायक
नहीं है। अध्याय 6 जो कहता है वो देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध के बारे में प्रक्रिया की बात करता है। यानी ऐसे बालक जिनको कि संरक्षण की आवश्यकता है, जिनको कि देख रेख की आवश्यकता है। अब ऐसे बालक कैसे बालक हो सकते हैं? मान लीजिए एक आपके मोहल्ले में कचरे बीनने वाला जो लड़का रहता है, बड़ा मतलब नहाया धोआए नहीं रहते हैं, और उनसे पूछो कहाँ रहते हो तो कुछ पता नहीं, घूम रहे हैं, कहीं सो जा रहे हैं, ऐसे बालक हो सकते हैं। कहीं रोड के किनारे बैठ के बालक जो भीख मांग रहे हैं वैसे बालक, मतलब ऐसे बालक जो कि अपने परिवार में नहीं रहते और बाहर रहते हैं, या फिर उनको अनाथ हैं शुरू से ही, कुछ छोटा मोटा क्राइम करते हैं, इन बालकों के बारे में, उनके संरक्षण और देखरेख की आवश्यकता है, उनके बारे में प्रक्रिया के बारे में बताया गया। हमने एक समिति के बारे में पढ़ा था इससे पहले, आपको याद होगा, बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति का काम क्या है? बालकों के कल्याण एवं देखरेख का काम करना। तो अब देखते हैं धारा 31, अध्याय 6 के अंतर्गत धारा 31, और ये धारा 31 कहता है समिति के समक्ष पेश किया जाना, या ऐसा बालक जिसको की देखरेख की आवश्यकता है उसको समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। और ये पेश कौन करेगा? इसमें यही मुख्य 2-4 चीजें हैं, बाकी कुछ चीज नहीं है। जैसे इसमें कोई पुलिस अधिकारी, कोई विशेष पुलिस अधिकारी, कोई किशोर पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, या फिर बालक कल्याण एकक, यानी कोई यूनिट है जो बालकों के कल्याण के लिए काम करती है, वो उनके सामने ले जा सकती है, बता सकती है, कुल मिला के ले जाके पहुंचाएगी कि ये बालक को देख रेख की जरूरत है, आप इसको देखिए। बाल कल्याण समिति का काम तो वही होगा, देख रेख करना। तो बाल कल्याण समिति उसका देख रेख करेगी। इसके अलावा कोई सरकारी अधिकारी है, कोई जागरूक व्यक्ति है जो कि भारत मतलब जो जागरूक नागरिक है, वो भी जाकर के दे सकता है। तो कोई भी ले जाकर के बच्चे को, जो बच्चा जिसको संरक्षण और देख रेख की आवश्यकता है, उसको वहां पहुंचा सकता है। यही कहता है धारा 31। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पूछेगा भी नहीं, जो यहाँ से पूछेगा वो मैं बताऊंगा अभी। अब देखते हैं धारा 32। धारा 32 क्या कहता है? धारा 32 कहता है संरक्षक के पृथक पाए जाने पर बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना। यानी जो बालक है, बालक है या बालिका है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसका संरक्षक अगर वहां पे नहीं है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर कोई बालक या बालिका दिख जाती है, तो उसको आवश्यक रूप से रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कहाँ करना है? इसी आपके जो समिति बनाया बाल कल्याण समिति, वहीं पे उसको यानी पहुंचाना, या फिर निकटतम पुलिस थाने में बताना। और निकटतम पुलिस थाने का काम भी जो होगा वो बाल कल्याण समिति को ले जाकर के सौंपना ही होगा। तो पास के निकट वाले पुलिस थाने में आपको वो किया जा सकता है। अब देखिए, यदि धारा 32 के अधीन, अभी धारा 32 के अधीन कोई अपराध किया जाता है तब क्या होगा? अब ध्यान रखिएगा, धारा 32 में ही एक चीज और है जिसको मैं बताना भूल गया। यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और किसी ऐसे बालक या बालिका को देखता है जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के, यानी वो अवयस्क है, कुल मिला के किशोर है, और उसको पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन से उठाता है, ठीक है, ये बिलासपुर का रेलवे स्टेशन से उठाया कि मैं तुमको ऐसी समिति के पास ले जाऊंगा जो समिति तुम्हारी देख रेख करेगी, और बालक या बालिका उसके साथ चली भी जाती है। बीएसपी के रेलवे स्टेशन से उठाया और उसके साथ चली जाती है। वो उसको गाड़ी में घुमाता रहता है, फिर अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाता है और देखता है कि ये जो बालक है उसकी उम्र 16 वर्ष है, लेकिन ये मेरे घर का घरेलू नौकर बन सकता है। तो अपने घर में 5-6 दिन रख लेता है, या फिर 7-8 दिन, 10 दिन रख लेता है, या फिर पूरा ही रख लेता है। तब उसके साथ क्या वो अपराधी माना जाएगा जो व्यक्ति यहाँ से उठाया रेलवे स्टेशन से, या नहीं उठाया? यही धारा 32 में बताया गया है इसकी प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि आप तो पुलिस स्टेशन में पहली बार जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर बाल कल्याण समिति में जाकर के बता सकते हैं कि ऐसा एक बालक यहाँ पे है, या उस बालक को लेकर के आप बाल कल्याण समिति या पुलिस थाने जा सकते हैं। जब आप पुलिस थाने पहुंचे, जब बाल कल्याण समिति में पहुंचे या फिर पुलिस वाले के पास रिपोर्ट किए, पुलिस वाला उस बच्चे को ले गया वहां से,
तो चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर कोई जागरूक नागरिक हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो, एनजीओ का कोई सदस्य हो, यहाँ से उसको बाल कल्याण समिति में ले जाने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा और 24 घंटे प्लस यात्रा का जो समय लगेगा वो। यानी मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि कश्मीर में मिला, अब उसको छत्तीसगढ़ में बाल कल्याण समिति को सौंपना है, तो कश्मीर से आने में तो काफी समय लग जाएगा, तो 24 घंटे प्लस यात्रा का जो समय होगा। अब यही चीजें यानी धारा 32 के नियम को फॉलो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैं बताया कि एक व्यक्ति बिलासपुर रेलवे स्टेशन से उठाया, अपने घर ले गया, उसको घरेलू नौकर बना दिया। तो अगर ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, शास्ति का प्रावधान है, वो है धारा 32 करता है। ठीक है, धारा 32 शास्ति का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे बालक को देखता है और उसके लिए रिपोर्ट नहीं करता पुलिस थाने में, ठीक है, रिपोर्ट न किए जाने वाले अपराध, तो रिपोर्ट नहीं किया जाता तो वो अपराधी माना जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और देखा, उसके बाद नहीं किया रिपोर्ट, तो अपराधी माना जाएगा स्वयं रूप से। और रिपोर्ट नहीं करता है तब धारा 34 के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। धारा 31 बताता है कि बाल कल्याण समिति के समक्ष कौन पेश कर सकता है। उसके बाद धारा 32 जो है वो बताता है कि संरक्षक से पृथक, यानी कोई बच्चा ऐसे अनाथ रूप से या लावारिस रूप से है तो उसको जरूरी रूप से रिपोर्ट करना है पुलिस थाने में या फिर बाल कल्याण समिति को ले जाकर के देना है। अगर आप उसके लिए आपको 24 घंटा प्लस यात्रा का समय मिलेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी आवश्यक रूप से रिपोर्ट नहीं करते हैं, या कोई सरकारी अधिकारी हो अपने पद का इस्तेमाल करके बच्चे को उठा लेता है और रिपोर्ट नहीं करता बाल कल्याण समिति में, तब वो अपराधी होगा, अपराध माना जाएगा। मैंने उठाया लेकिन रिपोर्ट किया ही नहीं, यानी वहां बताया ही नहीं, तब वो अपराधी है। कौन से धारा के अंतर्गत? धारा 33 के अंतर्गत अपराधी है। अब उसको धारा 34 के अंतर्गत सजा मिल सकता है इस चीज के लिए। तो समझ रहे होंगे आप लोग, धारा 34 के अंतर्गत सजा मिल सकता है जो कि 6 माह तक की होगी, जो कि मतलब कारावास हो सकता है 6 माह का, ये लिख लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। 6 माह प्लस 10,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों। ठीक, चलिए लावारिस बच्चे के बारे में लगभग खत्म हो गई। ठीक, अब देखिए, अब इसी में धारा 34 में ही एक चीज और है जिसको कहा जाता है कि कोई वो है, क्या बोलते हैं, किसी बच्चे को अगर सौंपा गया बाल कल्याण समिति के पास और वो अपने मतलब सुविधा अनुसार या फिर विवेक अनुसार उसको बाल गृह में भेजेगी या फिर खुला आश्रय में भेजेगी, उसके बारे में भी अभी गठन का प्रावधान आगे पढ़ेंगे। यानी एक ऐसा जगह पे भेजेगी जहाँ पे बालकों को रखा जाता है, ऐसे बालकों को जो कि लावारिस टाइप के मतलब पाए जाते हैं, तो उनको, तो अगर ऐसा कोई बच्चा रिपोर्ट किया जाता है और वहां जाता है, कहां? समिति के पास, तो समिति के पास 2 विकल्प हैं। ऐसे बच्चों को रखने के 2 विकल्प हैं। समिति तो अपना कोई ऐसा जगह चलाती नहीं है या फिर ऐसा कोई आश्रय चलाती नहीं है जिसके पास जहां के बच्चों को रखा जाए, तो वो तो या बाल गृह को भेजेगी या फिर कहीं पे जो सरकार का होगा या फिर कोई गैर सरकारी संगठन ऐसा काम कर रहा होगा बालकों के देखरेख से संबंधित, तो वहां पर भेजेगी। तो समिति के पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प है यदि वो बच्चा 6 वर्ष से कम उम्र का है, और दूसरा विकल्प है यदि वो बच्चा 6 वर्ष से अधिक उम्र का है। यदि 6 वर्ष से कम उम्र का है तो समिति को 2 मास का 6 वर्ष से कम आयु का या किसी 6 वर्ष से कम उम्र का है यदि, तो उसको किसी दत्तक ग्रहण अभिकरण में भेजा जाएगा। दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या होता है? ऐसा अभिकरण, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां की ऐसे बच्चे रखे जाएंगे जो कि सामान्यतः 6 वर्ष से कम उम्र के हैं, और वो उन बच्चों को गोद देने का काम वो अभिकरण करेगा। अभिकरण का मतलब संस्था समझिए। तो 6 वर्ष से अधिक का है, 6 वर्ष से कम का है तो उसको दत्तक ग्रहण वाले में भेजा जाएगा, और 6 से अधिक का है तो उसको बाल गृह में भेज दिया जाएगा समिति द्वारा।
ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब इसमें ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये वाला एक टेक्निकल सा पॉइंट था, तो शायद पूछ सकता है। बाकी इस सजा के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा है नहीं। आइए देखते हैं आगे। धारा 36, ठीक है। अब देखते हैं धारा 36 तो पढ़ना नहीं है, जरूरी नहीं है। देख रेख संरक्षण आवश्यकता वाले बालक के बारे में पारित आदेश 37 भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब धारा 38 देखते हैं। धारा 38 जो कि महत्वपूर्ण है। धारा 38 क्या कहता है? धारा 38 कहता है किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया। यानी कोई एक अनाथ बालक या फिर कोई एक लावारिस बच्चा यदि दत्तक ग्रहण जो संस्था है, अभिकरण है, उसमें जाता है। आप समझ रहे होंगे दत्तक ग्रहण अभिकरण का मतलब ये समझिए कि ऐसे बच्चे जो लावारिस रूप से हैं, उसके लिए सरकार ने एक दत्तक ग्रहण अभिकरण भी बना रखा है। उस दत्तक ग्रहण अभिकरण का काम ये है कि जो दंपत्ति या फिर कोई एकल माता पिता जिसमें आजकल थोड़ा सा बदल गया है ट्रेंड, तो जिसमें केवल पुरुष है या केवल महिला है, मतलब सिंगल वुमेन, अकेले रहना चाहती है, अकेले जीना चाहती है, अकेले मरना चाहती है, वैसी स्थिति की बात करते हैं। तो जिनको कि बच्चे रखने की आवश्यकता है या फिर वो बच्चा रखना चाहते हैं, किसी के पास बच्चा नहीं हो रहा है किसी दंपत्ति का, तो वो बच्चा रखना चाहते हैं, तो उसको बच्चा गोद लेने में के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? तो वही दत्तक ग्रहण अभिकरण में अप्लाई करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा कि भाई मुझे एक बच्चा लेना है, मैं 14 वर्ष से मेरी शादी को हो गए, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। उसी को कहा जा रहा है दत्तक ग्रहण अभिकरण। तो उसी के बारे में बताया गया धारा 38 में कि किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करना है। यानी कोई बालक गोद कब लिया जा सकता है, तो उसके एनओसी के बारे में सामान्य रूप से देखें तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात की गई है इसमें। यानी कोई बच्चा गोद कब लिया जा सकता है, इसके बारे में धारा 38 में बताया गया। जैसे 2 वर्ष की आयु तक के बालक पेश किए जाने की तारीख से 2 मास के भीतर, और ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष की आयु के हैं से अधिक आयु के हैं 4 मास के भीतर की जाएगी। यानी ऐसा इसमें 2 तरीके के क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो दत्तक ग्रहण जो अभिकरण होगा, बता देता हूं यार, कभी आप लोगों को लेना पड़ जाए तो फिर समझ में आ जाए। दत्तक ग्रहण अभिकरण, अब दत्तक ग्रहण अभिकरण जो है या फिर जो संस्था है, इसके पास 2 तरीके के बालक या बालकों की कैटेगरी आती है, जिसमें एक होता है कि 2 वर्ष से कम आयु के हैं और एक होता है कि 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं। अब कोई रोड के किनारे कहीं पे कोई बच्चा छूट गया है, अब उस बच्चे को हम ले जाते हैं समिति के पास। समिति देखती है कि 2 वर्ष से कम आयु का है, 2 वर्ष से अधिक आयु का है, 6 वर्ष से कम आयु का है तो उसको तुरंत दत्तक ग्रहण वाले में भेज देगा। अगर 6 से अधिक का है तो बाल गृह में भेज देगा। अब दत्तक ग्रहण वाले के पास तो केवल 6 से कम वाले आएंगे, तो 2 साल वाले भी आ सकते हैं, 1 साल वाले भी आ सकते हैं, 1.5 साल वाले भी आ सकते हैं, 3 साल वाले भी आ सकते हैं। वहां पे 6 वर्ष की आयु का क्राइटेरिया दिया गया था। तो यदि 2 वर्ष से कम आयु का कोई बालक आता है, बालक या बालिका आती है, या फिर 2 वर्ष से अधिक आयु की बालिका या बालक आती है दत्तक ग्रहण अभिकरण के पास, तब उसके पास क्या विकल्प है? तो पहली बात, 2 वर्ष से कम आयु का जो कोई बच्चा है, तो जिस दिन वो आता है उसके 2 माह के बाद, 2 माह के बाद और इसमें 4 माह के बाद, यानी जिस दिन वो बच्चा आया उसके माता पिता की खोज की जाएगी। अगर उसके माता पिता की खोज पूरी मतलब नहीं मिलते उसके माता पिता, तो 2 माह के बाद उनको गोद लिया जा सकता है किसी दंपत्ति द्वारा, यदि वो 2 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि 2 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा है तो उसको 4 मास के बाद ग्रहण किया जा सकता है, यानी 2 महीने तक उसको गोद नहीं लिया जा सकता 2 वर्ष से कम आयु वाले को।
और 4 वर्ष से कम आयु वाले को 4 महीने तक गोद नहीं लिया जा सकता, उसके बाद गोद लिया जा सकता है। यानी गोद लेने के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं कि मैं इस बच्चे को गोद लूंगी या मैं इस बच्चे को गोद लूंगा। गोद लेने वाले गोदी लेने वाला गोद नहीं है, वो दत्तक वाला गोद है कि भाई उसको ले लिए और अब वो उसके माता पिता हो गए वो, और वही उनका बेटा या बेटी हो गया, ये वाला हो। वो गोद लेने वाला नहीं है जो गोदी में उठा लो वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया धारा 38। अब देखते हैं अध्याय 7। और भी धाराएं हैं लेकिन उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक, अब देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 क्या कहता है? अध्याय 7 बताता है पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। यानी जो बच्चे इस तरीके से बिगड़ैल किस्म के हैं या जो बच्चे इस तरीके से धारा से हट गए हैं, उनको फिर से पुनर्वास करना या समाज में पुनः मिलाना किस तरीके से होगा, इन सारी चीज़ों का बात जो किया है धारा 7 में। बस 2 मिनट में मैं बात कर रहा हूँ उसमें, बीच में ब्रेक हो गया था, पढ़ा रहा हूँ आगे। तो अध्याय 7 के बारे में पढ़ रहे थे। अध्याय 7 में नहीं पढ़ा है क्या? चलिए लिख देता हूँ। अध्याय 7 के अंतर्गत पहला धारा है 39। अध्याय 7 किसके लिए है? अध्याय 7 है पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। यानी बालकों को जो पद से भटक गए हैं, पद से उनका पुनर्वास करना, समाज में पुनः मिलाना। पुनर्वास मतलब एक बार उनका आवास छिन गया है, फिर से आवास देना, पुनर्आवास। और दूसरा समाज में पुनः मिलाना है, क्या मतलब? ऐसे बच्चे जो कि समाज से कट जाएंगे एक तरीके से, अगर मान उनको बाल गृह में रखते हैं या फिर कहीं विशेष संरक्षित स्थान, सुरक्षित स्थान पर रखते हैं तो समाज में से हट जाएंगे, तो उनको फिर से समाज की मुख्य धारा में लाने का काम इस अध्याय 7 के अंतर्गत नियमावली में किया गया। तो पहला तो बात यही है। धारा 29 कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा यदि बालक जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब। यदि बालक जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब। ध्यान रखिएगा, पहले हमने एक न्यायालय की बात की थी, बालक न्यायालय की, तो उसमें जमानत पर छोड़े जाने की भी बात की थी और एक जमानत पर नहीं छोड़े जाने की बात की थी। तो जमानत पर यदि नहीं छोड़ा जाता है तो संप्रेषण गृह यदि बोर्ड के आदेश पर वहां रखा जा सकता है या विशेष गृह में रखा जा सकता है, सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है, किसी योग्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है कि भाई तुम इसका देख रेख करना। यही कहता है धारा 29। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे ये नहीं पूछेगा। दूसरा है धारा 40। धारा 40 कहता है कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन। यानी किसी बालक को यदि देखरेख की आवश्यकता है तो उनको कैसे, कहाँ दिया जाएगा, ये सारी चीजें धारा 40 कहता है। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा धारा 41, इसी के अंतर्गत है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है और इसका केवल और केवल आपसे ये धारा ही पूछेगा, धारा 41 के बारे में। अभी तक हमने कई चीजें बात की, जैसे बाल गृह की बात की, सुरक्षित स्थान की बात की, खुला आश्रय की बात की और बहुत सारी चीजों की बात की। आखिर वो चीजें कैसे बनेंगी, ये चीज कहता है धारा 41। और ये महत्वपूर्ण धारा है। इस महत्वपूर्ण धारा को आपसे केवल धारा पूछ सकता है इसको, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि ये धारा ही पूछ ले कि धारा 41 क्या है। तो बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण, यानी जैसे जो मैंने बताया आपको, जिसमें कि खुला आश्रय है, बाल आश्रय है या फिर बाल गृह है, इन सब को कैसे माना जाएगा कि ये बाल गृह है या बाल आश्रय है या फिर संरक्षित स्थान है, सुरक्षित स्थान है, ये सब चीजें कैसे मानी जाएंगी? तो इसके लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करेगी। कोई एनजीओ जो कि इस तरीके का काम करना चाहता हो वो बता सकता है जाकर के कि भाई जो बच्चे, एक संरक्षित स्थान की बात की गई है, ठीक है, संरक्षित स्थान की जो बात की गई, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि विचार के लिए लाया गया कि इसने अपराध किया है। अब वो जब विचार किया जाएगा तब तक कहाँ रहेगा? जेल में रखना नहीं है, थाना में रखना नहीं, तो रहेगा कहाँ? तो संरक्षित स्थान है, सुरक्षित स्थान पर रहेगा। अब संरक्षित स्थान और सुरक्षित स्थान किसको माना जाएगा?
वही चीज बताता है धारा 41। धारा 41 ये बताता है कि राज्य सरकार व्यवस्था करेगी कि जो एनजीओ है या फिर जो संस्था है, जो कंपनी है, वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराए कि मैं एक संरक्षित स्थान के रूप में इसको रजिस्ट्रेट कराना चाहता हूँ अपने इस जगह को, जहाँ की बालक आप भेज सकते हैं रहने के लिए। अब दूसरी बात, क्यों वो संरक्षित स्थान पर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा, कि मैं क्यों कोई किसी गैर बालक को या फिर रोड किनारे चलते बालकों की देख रेख के लिए काम करना चाहेगा। तो इसके दो मुख्य बातें हैं। पहला जो मुख्य बात है, वो मुख्य बात तो बहुत गौण है, इसके लिए कोई करता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। गौण ये है, दो बातें हैं जिसमें एक गौण है और एक प्रमुख है। आखिर कोई व्यक्ति क्यों बाल गृह चलाना चाहेगा, क्यों संरक्षित स्थान या सुरक्षित स्थान के रूप में अपनी जगह को रजिस्ट्रेट कराना चाहेगा? तो गौण तो ये है कि इसके लिए फंड आता है, पैसा आता है सरकार से। सरकार इसके लिए पैसा देती है। मान लीजिए एक बालक आया, उसकी देख रेख में जितना खर्चा होगा उस खर्चे को सरकार देगी। वहां पे जो एम्प्लॉय होंगे उनका खर्चा सरकार देगी, एनजीओ को देगी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये रजिस्ट्रेशन कराया है उसको देगी। लेकिन उस पैसे से कुछ लोग अपना थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी चला लेते हैं, अलग बात है। और प्रमुख जो बात है, वो प्रमुख बात है सेवा। सेवा यानी समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, मैं मरूं तो मेरा नाम रहे। तो ऐसे वाले लोग भी हैं। तो मुख्य रूप से लोग जो है सेवा भाव से ही करते हैं। बाकी कुछ लोग असामाजिक हर जगह होते हैं तो इसको भी देखते हैं। आइए, तो धारा 41 के अंतर्गत कोई भी बालक से संबंधित कोई संस्था बनेगा, उसका रजिस्ट्रेशन धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार कराने का व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब एक एक चीजें देखते हैं, वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अंतर्गत आपसे धारा ही पूछा जाएगा। धारा 42 पूछा जा सकता है, जैसे बालक देख रेख रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने पर शास्ति। यानी कोई व्यक्ति है जो कि इस तरीके से बालकों को रखता है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान क्या है धारा 42 के अंतर्गत, कि 1 वर्ष का सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों। 1 लाख रुपए का जुर्माना, यानी 1 लाख रुपए से कम जुर्माना नहीं, यहाँ पे अन्यून शब्द का यूज किया गया है, उपयोग किया गया है। यानी 1 लाख रुपए से अधिक ही जुर्माना लिया जाएगा, 1 लाख रुपए से कम जुर्माना नहीं लिया जाएगा और 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आइए देखते हैं धारा 43। धारा 43 क्या कहता है? धारा 43 कहता है, अब धारा 43 कहता है खुला आश्रय का क्या मतलब है, ये सब चीजें अब आगे। जैसे खुला आश्रय पहले पढ़े थे, तो राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से खुला आश्रय स्थापित करेगा और उसको रजिस्ट्री को कौन से उसके तहत कराया जाएगा, कौन से धारा के अंतर्गत? तो अभी पढ़ा था धारा 41 के अंतर्गत। तो खुला आश्रय किस तरीके से स्थापित होगा उसके बारे में धारा 43 में बताया गया है, लेकिन धारा 41 में यह बताया गया है कि उसका रजिस्ट्रेशन आपको धारा 41 के अंतर्गत कराना है। यदि धारा 41 के अंतर्गत आप नहीं कराते हैं तो धारा 42 के अंतर्गत आपको सजा मिलेगा। कौन सी सजा मिलेगी? सजा होगी ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था, ये वाला 1 वर्ष या फिर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना, यानी 1 लाख रुपए से कम जुर्माना नहीं होगा। आइए अब चलते हैं धारा 43 पर जो बात कर रहा था खुला आश्रय। तो बस आप यही समझ लीजिएगा, आपसे इतना ही पूछेगा खुला आश्रय स्थापित करने का किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो इसमें खुला आश्रय से आप लिख लीजिएगा। और कौन करेगा खुला आश्रय की स्थापना? राज्य सरकार करेगी या फिर एनजीओ के माध्यम से करवाएगी। अब देखते हैं पोषण देख रेख, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है धारा 44, तो आगे बढ़ जाते हैं। 44 के बाद 45 भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बाद 46 महत्वपूर्ण है। तो धारा 46 लिखिएगा। धारा 46 कहता है कि बालक देख रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बालकों की पश्चवर्ती देख रेख, यानी ऐसे बालक जो कि इस तरीके के संस्था में थे, यानी अनाथ थे और उस संस्था में थे और उनकी उम्र अब 18 वर्ष हो गई, किशोर से ज्यादा हो गई। तो जब किशोर से ज्यादा है तो वहां पे तो रह नहीं सकते, तो वे बालक जब बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे?
तो उनके लिए सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी कि वो अपना कुछ जीवन यापन के लिए काम शुरू कर सकें। धारा 46 यही कहता है। अब धारा 47 बताता है संप्रेषण गृह के बारे में। संप्रेषण गृह के बारे में पहले भी बात हो गई है। जब भी कोई बालक विचार के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा तो उसे न तो जेल भेजा जाएगा, न तो वहां भेजा जाएगा पुलिस की हिरासत में, उसको रखा कहा जाएगा, संप्रेषण गृह में। और इस संप्रेषण गृह की स्थापना धारा 47 के अंतर्गत की जा सकती है। इसकी स्थापना राज्य सरकार या फिर स्वयं या ऐच्छिक या फिर गैर सरकारी संगठनों में कर सकता है। अब ये संप्रेषण गृह जिले में कितने होंगे, तो एक जिले में एक संप्रेषण गृह हो सकता है, या फिर एक दो जिलों को मिला करके भी एक संप्रेषण गृह यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, 2 जिलों को भी मिला करके बनाया जा सकता है और एक जिले में एक भी हो सकता है। आइए देखते हैं धारा 48 कुछ कहता होगा महत्वपूर्ण, तो बात करते हैं। विशेष गृह, विशेष गृह भी राज्य सरकार बनाएगी और धारा 48 में विशेष गृह का प्रावधान है। इस किसको भी एक जिले में या 2 जिलों को मिलाकर के बनाया जा सकता है। राज्य सरकार बनाएगी या कोई स्वयं सरकारी संगठन है वो बना सकता है, या फिर गैर सरकारी संगठन है वो बना सकता है। स्वयं सरकारी संगठन नहीं, गैर सरकारी संगठन है और कोई व्यक्ति भी इसको बना सकता है। वो राज्य सरकार से अनुमति लेकर के धारा 41 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा करके बना सकता है। अब देखते हैं धारा 49। पहले हम लोग इसको सब नामों को पढ़ चुके हैं। एक है सुरक्षित स्थान। ध्यान रखिएगा, हमने जब बात की थी बच्चे की गिरफ्तारी की तो वहां पे दो जगहों की बात की थी। तो संप्रेषण गृह की बात की थी और एक सुरक्षित स्थान की बात की थी। तो सुरक्षित स्थान का मतलब क्या है, तो उसको धारा 49 में बताया गया है। इसको भी राज्य सरकार गठित करेगी और राज्य सरकार के गठन के बाद जो है, ये एक मिनट कॉल आ गया, इतना फोन बजता है कि क्या करें। तो धारा 47 पढ़ रहे थे। धारा 47 में बताया गया है किसके बारे में, यही संप्रेषण गृह के बारे में। अब देखते हैं विशेष गृह। विशेष गृह भी प्रत्येक धारा 48 49 अच्छा सुरक्षित स्थान की बात कर रहे थे, तो इसको भी राज्य सरकार गठित करेगी और इसमें उन लोगों को रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित स्थान में राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाएगा और इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को या 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का कोई जघन्य अपराध करता है और दोष सिद्धि उसको ठहराया गया है, उसको रखा जाएगा। यानी एक तरीके का सुरक्षित स्थान जो है वो जेल है, बालकों का जेल। ठीक है, इसकी स्थापना का काम धारा 49 के अंतर्गत होगा। अब धारा 50 देखते हैं। धारा 50 क्या कहते हैं, बस आपसे यही धाराएं पूछ सकता है कि सुरक्षित स्थान को किस धारा के अंतर्गत गठित किया जाएगा। बाल गृह, बाल गृह का गठन कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। अभी तक जो पढ़ा हमने, विशेष गृह हो या फिर उससे पहले संप्रेषण गृह हो या फिर उससे पहले हमने एक और पढ़ा था, वो सारी चीजें राज्य सरकार या फिर गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा सकता था स्थापित। लेकिन सुरक्षित स्थान का जो गठन है वो सीधे सीधे राज्य सरकार ही करेगी। समझिए एक तरीके का जेल है बच्चों का सुरक्षित स्थान। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 50 जिसमें बाल गृह के गठन के बारे में बताया गया है। ये भी एक जिले में एक या 2 जिलों को मिलाकर के बाल गृह का गठन किया जा सकता है और गैर सरकारी संगठन वाले भी इसका गठन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें धारा 50 के बाद कुछ समझने के लिए नहीं है। धारा 54 है, ये आपसे में भी पूछा जा सकता है कि धारा 41 के अंतर्गत जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी जो भी बालकों से संबंधित संप्रेषण गृह हो, बाल गृह हो या फिर जो भी चीजें हैं, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको धारा 54 के अंतर्गत राज्य सरकार उसका निरीक्षण कर सकती है। बस धारा 54 में इतना ही। अब देखते हैं आगे का अध्याय 8। अध्याय 8 बताता है दत्तक के बारे में, यानी दत्तक ग्रहण के बारे में, गोद किस तरीके से लिया जा सकता है। तो धारा 56 इसमें पहला धारा है। धारा 56 इसमें पहला धारा है। धारा 56 कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि
सरकारी आदेश के बिना, यानी बिना सरकारी खाना पूर्ति के बिना किसी बालक को अपने घर में रखा जाए दत्तक के रूप में, तो गैर कानूनी है। धारा 56 कहता है, फिर धारा 57 आ गए। धारा 57 क्या कहता है उसके बारे में देखें। भावी माता पिता की पात्रता, यानी किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण अभिकरण में छोड़ा गया है, अब वो बच्चा दत्तक ग्रहण अभिकरण में छूट गया है। धारा 56 क्या कहता है? हाँ, धारा 57 जो है उसके अंतर्गत मैं बता रहा था कि किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखा गया है, या फिर उसको गोद लेने के लिए वो जो बताया था 2 महीने का और 4 महीने का वक्त खत्म हो गया, तो अब कोई भी उसको गोद ले सकता है। तो जो सामने वाला पार्टी उसको गोद लेगा, यानी जो उसके भावी माता पिता बनेंगे, उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है। दंपति की दशा है, अगर मान लीजिए दोनों पति पत्नी चाहते हैं तो दोनों की सहमति की आवश्यकता होगी। एक ध्यान इसमें रखिएगा कि अन्य प्राधिकरण जो अन्य मानदंड जो प्राधिकरण जो द्वारा निर्दिष्ट किए जाए, यानी कोई और रूल रेगुलेशन प्राधिकरण जो लाती है अभिकरण, दत्तक ग्रहण अभिकरण लाती है, तो वो भी है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपसे पूछा जा सकता है धारा 57 के अंतर्गत, कि कोई एकल पुरुष है, यानी सिंगल पेरेंट्स फादर है, कोई सिंगल पेरेंट्स जो मेल है, वो किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता। ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। दंपति है तो ले सकते हैं, महिला है तो लड़की को ले सकता है, लेकिन पुरुष अगर अकेला है तो लड़की को गोद नहीं ले सकता, वो केवल लड़के को ही गोद लेगा। बस इतना ही धारा 57 में। धारा 58 देखते हैं, इसमें अगर कुछ होगा तो बता देता हूं। धारा 58 है, भारत में रहने वाले भारतीय दत्तक माता पिता के दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो इसमें प्रक्रियाएं बताई गई हैं, धारा 58 आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो माता पिता जो मतलब दत्तक लेने वाले हैं, जो दंपति उनको दत्तक लेने वाला है, वो उनके धर्म आदि के बारे में विचार नहीं करेगा। यानी सामने वाला बच्चा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये जानकारी उसको नहीं मिलेगी। वो जिस बच्चे को चाहे गोद ले सकता है, इस सब से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धारा 59 में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। धारा नहीं, धारा 59 में क्या है? धारा 59 में कुछ ज्यादा खास नहीं है, 60 भी ज्यादा खास नहीं है। हाँ, धारा 61 आपके लिए महत्वपूर्ण है, धारा 61 जरूर याद रखिएगा। धारा 61 कहता है कि दत्तक ग्रहण करने के प्रतिस्वरूप समुदाय के विरुद्ध न्यायालय की प्रक्रिया और शास्ति, यानी कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने से पहले न्यायालय देखेगा कि क्या ये बालक के हित में है, यानी बालक के कल्याण में है। और बालक यदि अधिक आयु वर्ग का है, यानी सोचने समझने लायक है, तो उससे भी पूछा जाएगा कि भाई तुमको गोद लेना चाहता है सामने वाला पार्टी, तो तुम गोद में जाना चाहते हो, यानी फिर उनके तुम दत्तक पुत्र बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, ये सारी चीजें न्यायालय ध्यान रखेगा। यही बताया है धारा 61 में। अब धारा 63 देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। धारा 63 जो कि महत्वपूर्ण है, धारा 63 बताता हूं। एक दंपति ए प्लस बी, इन्होंने का एक बच्चा था सी, इसको इन्होंने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये चले गया बाल गृह में, कोई रिपोर्ट किया और बाल गृह में इनको रख दिया गया। अब ये जो बच्चा था 2 वर्ष से अधिक आयु का था, ये लोग 4 महीने माता पिता का खोज किए, लेकिन माता पिता नहीं मिला। अब 4 महीने बाद एक दंपति आया जो कि X + Y था, यानी एक इसमें पुरुष और एक महिला थी। इस बच्चे को गोद ले लिया। अब इस बच्चे को जब गोद ले लिया, यानी इसको दत्तक ले लिए, तो अब इस दंपति का इस बच्चे पर क्या अधिकार होगा, या इस बच्चे पर इन माता पिता का क्या अधिकार होगा, या माता पिता का इस बच्चे पर क्या अधिकार, मतलब इस बच्चे का इस माता पिता पर और माता पिता का इस बच्चे पर क्या अधिकार होगा। तो जिस दिन बच्चा गोद ले लिया जाएगा तो ये समझा जाएगा
कि ये एक्स वाई द्वारा ही पैदा किया हुआ बच्चा है, और एक्स वाई के बच्चे को जितने अधिकार होते, जितने दायित्व होते, सब इस बच्चे के ऊपर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। इनका जो उनको जैविक रूप से उत्पन्न किया था उसका वहां पे कोई संबंध नहीं होगा। यही चीज धारा 63 बताता है। आइए देखते हैं दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। धारा 65 दत्तक ग्रहण अभिकरण, तो ध्यान रखिएगा धारा 65 एक चीज याद रख लीजिए, लिखते जाइएगा भाई, बहुत लंबा है। धारा 65 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण अभिकरण बनाने का जिम्मा जो है वो केंद्र राज्य सरकार का है। इसके बाद और कुछ चीजें इसमें महत्वपूर्ण है क्या, और कुछ चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखते हैं धारा अध्याय 9। अध्याय 9 में महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपको जानना है, और सवाल मुख्य रूप से यहीं से आपसे पूछा जा सकता है। अध्याय 9, अध्याय 9 जो है वो है आपका बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध के बारे में बताता है। ठीक, तो पहला तो है इसका धारा 74। तो धारा 74 ये बोलता है किसी बच्चे के द्वारा कोई अपराध कर लिया जाता है और उसको गिरफ्तार मतलब ले जाती है पुलिस पकड़ के, तो उसका जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा। उनको बाहर नहीं बताया जाएगा कि ये बच्चा कौन है, कहाँ का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, तो ये चीजें उसकी गुप्त रखी जाएंगी। ये कहता है धारा 74। ऐसा नहीं कि मीडिया में आप उसका प्रकाशन कर दिया। अब धारा 75 देखते हैं। धारा 75 है बालकों के प्रति क्रूरता अगर आप करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान करता है धारा 75। धारा 75 का मतलब ये है कि अगर आप किसी बालक को मारते हैं, पीटते हैं, उसके प्रति क्रूरता करते हैं, किसी भी बालक को जो कि 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसके लिए आपके लिए दंड का विधान है। और दंड कितना मिल सकता है? 3 वर्ष तक की सजा हो सकता है, या फिर 1 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों। 3 वर्ष की सजा प्लस 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है। ठीक है। अब धारा 75 बालकों के प्रति क्रूरता खत्म हो गया। धारा 76 देखते हैं ये क्या कहता है। धारा 76 कहता है कि भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन। ये सब 2-3 धारा हैं जो कि याद रखनी चाहिए आपको। धारा 75 याद रखिएगा, धारा 76 याद रखिएगा। आपसे 74 पूछे न पूछे, लेकिन 75-76 आपसे पूछ सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि बहुत सारे बच्चों को रख लेता है और भीख मंगवाता है रोड पे, सड़क पे, कहीं कहीं पे, तो उसके लिए दंड का विधान है। और दंड का विधान धारा 76 के अंतर्गत है, और 5 वर्ष और 1 लाख का जुर्माना उससे लिया जा सकता है। 5 वर्ष का सजा हो सकता है, या फिर 1 लाख तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी लगाया जा सकता है। धारा 76 खत्म हो गया। धारा 77 देखते हैं। धारा 77 क्या कहते हैं? धारा 77 कहता है कि बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति, यानी आप किसी छोटे बालक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है किसी तरीके का मदिरा, किसी तरीके का तंबाकू आदि देते हैं, तो उसके लिए आपको सजा का प्रावधान है। और ऐसा कौन सा औषधि, मान लीजिए एक दवा या उसमें अल्कोहल है, आपने बच्चे को पिला दिया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि इस दवे को इस बच्चे को पिलाना है, और फिर आपके ऊपर केस हो जाता है, तो क्या आप गुनाह में माने जाएंगे, यानी आप सजा के हकदार होंगे? तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, चिकित्सकीय जो परामर्श है, उसको छोड़ करके यदि आप अपने से कुछ ऐसा बना के देते हैं कि ले बेटा इसको पी ले, और आपके ऊपर FIR केस हो जाता है, तो आपको सजा का प्रावधान है। यानी आप कोई उसको मादक पदार्थ, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ऐसा चीज नहीं दे सकते। ठीक है। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कहीं पे आप देखते रहते हैं सिगरेट की दुकान के बाहर की 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट नहीं दिया जाता है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं दिया जाता है, तो ये इसी धारा के अंतर्गत है, धारा 77 के अंतर्गत। और यदि उसका आप उल्लंघन करते हैं तो 7 वर्ष का सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। लिखते जाइएगा, क्योंकि यही सब चीज आपसे पूछा जा सकता है। अब ये 7 वर्ष का जुर्माना, 7 वर्ष का जो कारावास है वो कठोर प्रकृति का होगा, ध्यान रखिएगा। कठोर कारावास और सादा कारावास, 2 तरीके के कारावास होते हैं। अभी तक के जो कारावास की बात की है उसमें कहीं पे कठोर या सादा की बात नहीं की गई है,
लेकिन धारा 77 के अंतर्गत जो भी कारावास होगा वो कठोर प्रवृत्ति का होगा, जो कि 7 साल तक का हो सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति ऐसा सिगरेट और शराब बेचता है, बच्चों को पिलाता है, तो आप उसके लिए जरूर कंप्लेन कर सकते हैं, बदले की भावना से नहीं, अगर आप चाहते हैं वाकई बच्चों का भला हो तो। अब देखते हैं धारा 78। धारा 78 क्या कहते हैं? धारा 78 कहता है किसी बालक का किसी मादक लिकर स्वपाक औषधि या मन फुटकर विक्रय की तस्करी के लिए उपयोग करना। यानी आप किसी बच्चे को मादक सामग्री बेचने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी आप, इसके लिए भी आपको सजा का प्रावधान है। जैसे किसी जो बच्चा 16 वर्ष का है उसको आप शराब की दुकान पे नहीं बैठा सकते शराब बेचने के लिए, जो बच्चा 16 वर्ष का है 18 वर्ष से कम का है उसको आप सिगरेट की दुकान पे नहीं बैठा सकते। अगर आप ऐसा बैठाते हैं तो आप सजा के हकदार होंगे। या फिर आप ऐसे बाल श्रमिक को काम के देते हैं जिसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है। कुछ जगहों पर 14 वर्ष से जो अधिक है उनको बाल श्रमिक के रूप में काउंट नहीं किया जाता, जहाँ पे हल्के काम है। हमने बाल श्रमिक अधिनियम जो पढ़ा था तो आपको पता होगा। लेकिन यदि उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है और आप सोचते हैं कि नहीं मैं कपड़े की दुकान पे काम ना करा कर उसको सिगरेट की दुकान पे बैठा दूं, पान की दुकान पे बैठा दूं, तो ये गैर कानूनी है। आप इसके लिए सजा के हकदार हो सकते हैं और ये सजा आपको धारा 78 के अनुसार मिलेगी, और जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी। और जो भी कठोर कारावास होगा 7 साल, जिससे जैसे पहला मिला था, आप यदि पिलाते हैं तो भी या फिर आप उसको बैठाते हैं तो भी 7 साल का कठोर कारावास दिया जा सकता है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं धारा 79। ये सब चीजें महत्वपूर्ण है जो बता रहा हूं अभी। अध्याय 9 से जो शुरू हुआ है वो सब सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं किसी कर्मचारी का शोषण, बाल कर्मचारी का शोषण। धारा 79 कहता है किसी बाल कर्मचारी का शोषण, यानी आप किसी बच्चे को रखते हैं अपने पास और उसको शोषित करते हैं, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको कठिन कारावास यानी कठोर कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष या 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। बच्चे का शोषण करने पे 5 वर्ष का कठोर और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस सब चीजों को लिखते जाइएगा, ये सारी चीजें, और याद करके जाइएगा जो कि आपसे पूछेगा। धारा 80 देखते, यदि आप जो दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसको फॉलो न करते हुए किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या सजा है? तो उसके लिए आपको 3 वर्ष तक की सजा है। धारा 80 के अनुसार 3 वर्ष की सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसी सब को लिखिएगा, यही सब पूछेगा। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। क्या है धारा 80? विहित प्रक्रियाओं के अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय, यानी विहित प्रक्रियाओं, जो भी प्रक्रिया दी गई है दत्तक ग्रहण के लिए उसको फॉलो न करते हुए आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके लिए आपको दंड का विधान है, 3 वर्ष तक का सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना, धारा 80 के अनुसार। अब देखते हैं धारा 81 क्या कहता है। बालकों के लिए किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपानन, यानी किसी बच्चे को खरीदना बेचना अगर आप करते हैं, बालकों की खरीद और बिक्री करते हैं, तो उसके लिए आपको धारा 81 के अनुसार सजा मिल सकता है, जो कि कठिन कारावास होगा यानी कठोर कारावास, जो कि 5 वर्ष का होगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। इसको लिखते जाइएगा। धारा 81 कहता है बालकों के किसी प्रयोजन के लिए क्रय विक्रय और उपानन, यानी बालकों का क्रय विक्रय करना धारा 81 के अनुसार निषिद्ध है। यदि आप करते हैं तो आपके लिए ये सजाएं। धारा 82 देखते हैं क्या कहता है। धारा 82 कहता है शारीरिक दंड, यदि आपको स्कूल वगैरह में मार दिया जाए या फिर आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए किसी बालक को, या फिर तुम उठक बैठक करो, ये सारी चीजें जो हैं शारीरिक दंड में आएगी। इसलिए जान जाइएगा कि शारीरिक दंड आप किसी बच्चे को नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो 3 माह का जुर्माना, 3 माह का कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। जुर्माना स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि कितना जुर्माना है। अब धारा 82 और 83 को एक साथ समझते हैं। भाया 83 और 84 को एक साथ समझते हैं। नहीं 82 तक हो गया ना। धारा 83 और धारा 83
हाँ, धारा 83 को पहले एक बार समझते हैं, उसके बाद धारा 83 में दो भाग हैं, उपधारा 1 और उपधारा 3। तो धारा 83 है, इसकी उपधारा 1 है और इसकी उपधारा 2 है। तो पहले उपधारा 1 को समझते हैं। यदि मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन है जो कि अपने संगठन में बच्चों को बरगला करके शामिल करता है, तो उसको धारा 83 के अनुसार सजा मिल सकता है। और कितना सजा मिलेगा उसको लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ। कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से होगा, 7 वर्ष तक हो सकेगी, यानी 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, 7 वर्ष का सजा हो सकता है कठोर और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कब? जब किसी बच्चे को बरगला करके कोई आतंकवादी संगठन अपने में भर्ती कर लेता है तब। लेकिन आतंकवादी संगठन जो थे वो होशियार हो गए और सीधे सीधे बच्चों को बरगला करके भर्ती करना छोड़ दिए। तो फिर दिमाग लगाए कैसे किया जाए, तो हम एक संगठन बना सकते हैं। संगठन मतलब कुछ लोगों को नियुक्त कर देते हैं कि भाई तुम अपने गांव से बच्चे लोग को यहाँ भेजो। अब वैसा काम अगर कोई करने लगा, हमारे गाँव में ही आगे मान लीजिए 3-4 लोग, और मेरे पिताजी मान लीजिए गरीब हैं और बोले कि तुम भेज दो यार वहाँ, तो इस तरीके से भी कोई काम करता है तो इसकी उपधारा 2 के अंतर्गत दंड का विधान है। यानी आतंकवादी जो संगठन है उसमें संगठन में भेजने के लिए अगर कोई काम करता है कोई वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक उम्र का, तो उसके लिए दंड का विधान जो है धारा 83 के उपधारा 3 के अंतर्गत किया गया है। और इसके लिए भी वही सजा है जो कि आतंकवादी संगठन के लिए, यानी इसको भी 7 साल का सजा हो सकता है, कठोर कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना। अब देखते हैं धारा 84। बालकों का अपहरण करेगा तो क्या होगा? आईपीसी की धारा के अनुसार उसको सजा मिलेगी। जो जैसे आप किसी व्यक्ति का अपहरण करते हैं तो उसके लिए जो सजा है वही सजा आपको इसमें भी मिलेगी, ये चीज स्पष्ट है। अब निःशक्त बालक जो है, निःशक्त बालकों पर किया गया अपराध। अब निःशक्त बालक मतलब जो बालक चल फिर नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, ऐसे जो निःशक्त कुछ चीज़ों में नहीं काम कर सकते, उन बालकों के साथ कोई अपंग है उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, शारीरिक दंड दे रहे हैं, या फिर आप उसको खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं, या फिर उसको आतंकवादी संगठन में आप भेज रहे हैं, तब आपको जो सजा पहले मिल रही थी उसका 2 गुना देना पड़ेगा। यानी यदि मान लीजिए एक उदाहरण लेता हूं कि आप उसको शारीरिक दंड दे दिए निःशक्त बालक को, तो शारीरिक दंड के लिए 3 माह का सजा का प्रावधान है। तो अगर निःशक्त बालक को आप दे रहे हैं तो वहां पे आपको 6 माह का मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको किसी प्रयोजन या उपानन, यानी कहीं पे आप बच्चे का खरीद बिक्री कर रहे थे तो आपको 5 वर्ष तक का कठोर कारावास था। अगर आप निःशक्त बच्चे का करते हैं तो आपको 10 वर्ष का कठोर कारावास मिलेगा। तो यही चीज बता रहा धारा 85 कि आपका जो सजा है वो डबल हो जाएगा। धारा 84 खत्म हो गया, धारा 85 हो गया। अब धारा 86 देखते हैं, ये क्या कहता है। अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय, यानी किस तरीके के अपराध को कौन सा न्यायालय सुनेगी, यही बताता है धारा 86। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सुनेगा। जहां कोई, मैंने पहले भी बताया था 3 तरीके के अपराध, एक तो 3 वर्ष से कम सजा वाले, दूसरा बताया था 3 से 7 वर्ष के सजा वाले, और तीसरा बताया था 7 से अधिक वर्ष के सजा वाले। छोटे, गंभीर और संगीन, वो अपराध क्या बोलते हैं उसको, संगीन अपराध क्या बोलते हैं, क्या तो नाम था इसका, छोटे, गंभीर, और इसका क्या नाम बताया था यार, याद करके लिख लेना, नाम भूल रहा हूँ, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो इस 3 तरीके की सजा का मैं बताया था, आप लिखे होंगे सबसे पहले वीडियो में, इसी का जो पहला वीडियो था उसमें। तो यदि 7 साल से अधिक का कोई सजा का प्रावधान है किसी गुनाह में, तो उसको कौन सुनेगा, तो उसको सुनेगा बालक न्यायालय। यहाँ पे लिख लीजिएगा बालक न्यायालय। यदि 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है तो उसको कौन सुनेगा, तो उसको सुनेगा आपका प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा वो, यहाँ पे लिख लीजिएगा।
और 3 वर्ष से कम सजा का यदि प्रावधान है तो कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। तो इस तरीके से धारा 86 में बताया गया है कि कौन सा मजिस्ट्रेट, कौन सा न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा बच्चों से संबंधित अपराध के बारे में। अब देखते हैं धारा 87। धारा 87 क्या है? धारा 87 दुष्प्रेरण को बताता है। यदि आप किसी बच्चे को प्रेरित करते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं कि तुम ये काम करो जो गैर कानूनी है, तो उसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी, ये धारा 87 बताता है। अब देखते हैं वैकल्पिक दंड यानी धारा 88। इसमें बस इतना ही है कि धारा 87 में अगर आप किसी को उकसाते हैं तो आपको दंड मिलेगा। अब धारा 88 देखते हैं। धारा 88 क्या कहता है? धारा 88 बताता है वैकल्पिक दंड के बारे में। अब वैकल्पिक दंड को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि बाल श्रम करा रहा है। अब मैं भूल चुका हूं कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। बाल श्रम करा रहा है, इसके लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है यदि वो दोषी पाया जाता है तो। और बाल श्रम के साथ व्यक्ति उसको एक बार मार भी दिया, मारपीट कर दिया, यानी उसके साथ या फिर शारीरिक दंड दे दिया, शारीरिक दंड दिया, और उसके लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो ये धारा 88 केवल यही बताता है कि वैकल्पिक दंड की व्यवस्था है, यानी जो सजा सबसे ज़्यादा होगी उसी सजा को दिया जाएगा, न कि कम सजा को दिया जाएगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कहीं पे कम सजा है और दूसरे अधिनियम के अंतर्गत कानून में ज़्यादा सजा का प्रावधान है तो ज़्यादा सजा वाले को दिया जाएगा। अब धारा 89 बताता है इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध, कोई बालक जो अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है, उस अधिनियम विधि का उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा। बस मतलब वो बालक विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा। बहुत सारा फैक्ट है, बताने की कोशिश की है मैंने। आप अगर आखिरी तक रुके होंगे तो समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। अब 112 धाराएं पढ़ानी है, उसमें अब बच गया है अध्याय 10 जो कि कल खत्म हो जाएगा, आज खत्म नहीं हो पाएगा, जिसमें बहुत थोड़ा ही होगा, लगभग 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको बस किसी तरीके से आप नोट डाउन करके फैक्ट वैक्ट करके पढ़ लीजिए। बाकी आगे मैं बहुत अलग तरीके से फिर पढ़ाने वाला हूँ। ये धारा, ये अधिनियम ही इतना बड़ा है ना कि बड़ा मुश्किल कर दिया है मेरे को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।